आवाज आप लोगों को मिल रही है? गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक हम लोगों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में परिवहन तंत्र। और जैसा हम लोग जानते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने एनर्जी पढ़ लिया, मिनरल्स पढ़ लिए, और ट्रांसपोर्ट के बाद हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोगों ने मिनरल्स पढ़े, मिनरल्स के पहले सॉइल पढ़ लिया था, नेचुरल वेजिटेशन। के बाद लोगों ने सॉइल्स, देन मेटालिक मिनरल्स प्लस नॉन मेटालिक। आफ्टर दैट हम लोगों ने एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है ट्रांसपोर्ट। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इसके बाद इंडस्ट्रियल, कहां पर इंडस्ट्रीज मिलते हैं हमें अगर ये पता लग जाए, इंडस्ट्रियल लोकेशनल एनालिसिस अगर कर लें तो इंडस्ट्रीज फिर रखने नहीं पड़ते, अपने आप हम लोग। अच्छा, न्यूक्लियर मिनरल्स अभी आपको करा देते हैं अगर उसमें आपका कल रह गया था। तो इंडस्ट्रियल लोकेशनल एनालिसिस, फिर आपके इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर कौन है, वो इसी एनालिसिस से ही काफी कुछ समझ में आ जाएगा। उसी एनालिसिस को रिवाइज कर लेंगे तो अपने आप इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हमको समझ में आ जाते हैं। फिर हमारे यहाँ बचता है कि हम लोग गांव और शहरों में रहते हैं, जिन्हें हम लोग सेटलमेंट्स कह देते हैं। सेटलमेंट्स हैं, डेमोग्राफिक स्टडीज थोड़ा बहुत देख लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं आता। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है आपके ट्राइब्स, ये टॉपिक। सेटलमेंट्स को हम लोग इसके आगे, चूंकि नया सेंसस अभी आया नहीं, तो वही पुराने डेटा ही है हमारे पास डेमोग्राफी के, थोड़ा बहुत डेमोग्राफिक स्टडीज कर लेंगे, जनसंख्या का अध्ययन, ज्यादातर जोर इस पर देंगे जब तक कि नया सेंसस नहीं आ जाता। तो ये टॉपिक्स हो गए। आज हम लोग इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अभी बताया कि न्यूक्लियर मिनरल्स की बात हम लोग कर लें। चलिए, कल हम लोग इसी की बात कर रहे थे, इसी पर टाइम भूल गए थे, यही रुक गया था। न्यूक्लियर मिनरल्स, इनके बारे में हमने आपको कुछ बताया था, बताएंगे? न्यूक्लियर मिनरल्स को हमने कुछ कैटेगरी में बांटा था, इन्हें हम लोग रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी कहते हैं। कितने तरह के हमने न्यूक्लियर मिनरल्स बताए थे? एक वो जो हमें चट्टानों में मिलते हैं। न्यूक्लियर मिनरल्स का सोर्स क्या है? ज्यादातर न्यूक्लियर मिनरल्स क्रस्ट के नीचे जो आधार है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वो उनका घर है। पूरी बात आप लोग समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियर मिनरल्स होते क्या हैं, वास्तव में इन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो सोर्स है, प्राइम सोर्स, एक सोर्स, तो वो वास्तव में क्या होगा? भूगर्भ से जब ये आएंगे तो इग्नियस रॉक्स होंगे। इग्नियस रॉक अगर अपनी जगह पे टूट फूट जाए तो उसकी शक्ल बदल जाती है, बदलने को मेटा कहते हैं। गोज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें चला। अब अगर ये दोनों कट फट जाए, चाहे ये इसका इरोजन हो, चाहे इसका इरोजन हो, तो कहीं जाकर के ये सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे, और जहां पर ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं उनमें ये हमें मिनरल्स दिखाई देंगे। तो यहां जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सेडिमेंट में है, सेडिमेंट्स कंटेनिंग द रेडियो एक्टिव मिनरल्स। इन्हीं को जिस नाम से जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने गोल्ड पर पढ़ा था, दे आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। तो ये कौन लेके चल रहा है इधर से इधर, ये सारी कार्रवाई किसने की है? तो हम लोग सिंपल से कहेंगे ये सारी कार्रवाई एक्सोजेनस फोर्सेस की है। जितने बहिर्जात बल हैं, ये क्या करते हैं? वेदरिंग करते हैं, इरोजन करते हैं। तो दे परफॉर्म द वेदरिंग, इरोजन। यहां पर इनके द्वारा चट्टानें अपनी जगह पर टूटती हैं, लूज हो गई, सरक गई, और जब सरकने लगी, स्लाइड कर रही है ग्रेविटी से, तो दिस इज कॉल्ड मास वेस्टिंग, इरोजन। और इनसे जो कुछ भी मैटर आया वो जाकर के यहां जमा हो गया, तो दैट इज द सेडिमेंट। ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि यहां क्या हो गया है? इन सारी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि चट्टानें जो है वो डिन्यूट कर गई है, और डिन्यूडेशन से ये चीजें जमा हुई। अब हम लोग जरा समझें कि ये क्रस्ट है, और क्रस्ट में नीचे से हमने कल बताया था क्या आएगा? मैग्मा। अगर मैग्मा आ रहा है, दिस इज द मैग्मा, और जब ये मैग्मा का घर है, इट इज कॉल्ड मैग्मा स्फीयर,
तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, मैग्मा स्फीयर को क्या नाम दिया था बताइए? यहाँ हीट रहती है, सोर्स ऑफ हीट क्या है? रेडियो एक्टिव मैटर, इसलिए ये बहुत वीक होता है। क्या नाम दे दिए थे इसको? एस्थेनोस्फीयर। याद आया? ये क्या है? क्रस्ट है। अब जहां जहां ये पहुंचा, कौन सी रॉक्स बन गई है? ये सभी हमें इग्नियस रॉक्स मिलते हैं। और ये मैग्मा स्फीयर है, मींस हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर का कॉज क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मैटर। ये है। और रेडियो एक्टिव मैटर के कारण अब हमें ये यहाँ हीट है, और हीट की वजह से मैग्मा ऊपर आया, और मैग्मा ने इग्नियस रॉक्स बना दिए। और इन इग्नियस रॉक्स खुद में ये अपनी जगह पर शक्ल बदल जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन सबके गैदरिंग से, मास वेस्टिंग से, इरोजन से, कटने फटने से हमें सेडिमेंट्स मिलते हैं। और यही सेडिमेंट्स किस नाम से जाने जाते हैं? प्लेसर डिपॉजिट। तो हमें कितने तरह के रेडियो एक्टिव मिनरल्स मिल गए या न्यूक्लियर मिनरल्स मिल गए? दो मिले, एक तो चट्टानों में और दूसरे प्लेसर डिपॉजिट में। तो एक तो यहां इन रॉक्स में मिलेंगे। तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हमें इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत आसान होते हैं। तो सबसे सॉफ्ट यही है। इनका अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो इनका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है? मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल। मोनाजाइट सैंड कहां पर मिली है? मालाबार, ऑब्लिक, केरला। ये है। यहां के हमें कहां मिलेंगे? अगर हम इनका एग्जांपल दें, यूरेनियम मिनरल्स हैं कहां के? इनके अपने एग्जांपल्स क्या है? तो बहुत फेमस जो जगह है वो कौन सी है? जादूगुडा, भाटिन, नरवा पहाड़, ये सब, डोमिया स्टेट, ये सब, ये किसके हो गए? ये झारखंड, दे बिलोंग्स टू द झारखंड। और ये जो डोमिया स्टेट है, ये फेमस माइन है कहां की? मेघालय की। ये है। अब इसमें कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है? सारा सिनेरियो यहां हमने एक साथ आपको स्पष्ट कर दिया। जो खास एग्जांपल आपसे बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं वो जादूगुड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़, ये सब झारखंड के हो गए, और ये मेघालय। यहां पर ये मोनाजाइट सैंड, मालाबार कोस्ट या केरला कोस्ट। तो इंडिया में वास्तव में कमी है किसकी? इंडिया में कमी है यूरेनियम मिनरल्स की। क्यों? क्योंकि इंडियन टेरिटरी में एक्टिव वोल्केनो नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट था, उस पेनिनसुलर पार्ट पर जो पुरानी चट्टानें थी, ये इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक थी, आर्कियन की या धारवाड़ की, तो उस पर कब्जा है किसका? बेसाल्टिक डक्कन ट्रैप का। तो इंडिया इज पुअर इनटू द रॉक न्यूक्लियर मिनरल्स। भारत जो है वो सेल्फ में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियर मिनरल्स हैं उनमें गरीब है। उसके पीछे इंडिया के अपने जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और हमने आपसे कहा था कि जियोलॉजी जो होती है वो जन्म कुंडली की तरह है, जस्ट लाइक द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप को जैसे बदला नहीं जा सकता, तो किसी भी देश की जियोलॉजी को भी नहीं बदला जा सकता। तो इंडिया इज पुअर इन द यूरेनियम मिनरल्स। भारत यूरेनियम खनिजों में काफी गरीब है। थोड़ा सा लिख लें इस पर, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट पर चलते हैं। इंडिया इज पुअर इनटू न्यूक्लियर मिनरल्स, पर्टिकुलरली यूरेनियम मिनरल्स। और यूरेनियम मिनरल्स को किस नाम से जाना जाता है? यूरेनियम की वजह से इसका नाम है यूरेनाइट। इंडिया इज पुअर इनटू यूरेनाइट। यूरेनियम का ऑक्साइड है ये, U2O5 कहते हैं इसे। यानी कि अगर हमें प्योर यूरेनियम अलग करना होगा तो हमें कोक के साथ इसे गर्म करने दो। हाँ, ये नोट कर लो, चाहे अभी नोट कर लो या जब ये स्लाइड के नोट्स आपके पास पहुंचता है, पीपीटी पीडीएफ के फॉर्मेट, तब आप आराम से कर सकते हैं या समझते चलिए। हाँ, लगभग जितने काम के हैं। तो इंडिया के साथ इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। वी आर वेरी रिच इनटू कोल रिजर्व बट वेरी पुअर इन द क्वालिटी कोल। क्लियर अमितेश?
यही भारत के साथ दुर्भाग्य है। तो इन सबको जो है आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, इनके प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंडिया इज पुअर इनटू यूरेनियम मिनरल्स बिकॉज ऑफ, उसका अपना सीधा कारण क्या है, क्यों पुअर है? इट इज बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल रीजंस, इसके अपने भूवैज्ञानिक कारण है। तो इसे अब बदला नहीं जा सकता है। तो इंडिया अब कैसे न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स को डेवलप करे, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया। अब इसकी कमी है, बट इंडिया इज रिच इनटू थोरियम मिनरल्स, लेकिन थोरियम मिनरल्स में इंडिया रिच है और थोरियम मिनरल्स कहां उपस्थित हैं, तो वो है मोनाजाइट सैंड, और मोनाजाइट सैंड में अगर बात करी जाए 80% तो इसमें सैंड है यानी सिलिका है, बालू कहते हैं। 17% इसमें थोरिया है, थोरिया मीन्स मिनरल ऑफ द थोरियम। 2% देयर इज द यूरेनियम, रेडियम। 2% में यूरेनियम और रेडियम है, बचा 1% अदर मेटल्स दूसरे। ठीक, तो इतनी चीजें सिर्फ ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत ज्यादा। यानी अगर पूछा जाए तो मोनाजाइट सैंड किसका मिनरल है, तो तुरंत टिक करेंगे मोनाजाइट सैंड इज द मिनरल ऑफ थोरियम, क्योंकि ये थोरियम ऑक्साइड है। तो इंडिया को इस पर डिपेंड होना है, किस पर? थोरियम पर। इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम शुरू किया। थर्ड अगस्त 1954 को, भाभा का जमाना है, आप लोग समझ गए होंगे। तो भाभा एक बहुत ही विजनरी साइंटिस्ट थे, इसीलिए ये त्रावणकोर रियासत में पड़ता था और लोगों ने, खासकर उनके दीवान ने त्रावणकोर के महाराजा के कान भर दिए थे कि आपके पास थोरियम बहुत है, लेकिन थोरियम का डायरेक्ट यूज नहीं है। तो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम शुरू किया, और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी कहते हैं या पावर प्रोग्राम कहते हैं। तो इसके 3 स्टेजेस हैं, इसको आप लोगों ने साइंस टेक में पढ़ लिया होगा। फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट फेज, जो भी कहना चाहें, सेकंड फेज या स्टेज, एंड थर्ड स्टेज। इसी से आप लोग इनको कनेक्ट कर सकते हैं और भारत की स्थिति को भी बेहतर समझ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में जो फर्स्ट स्टेज है वो नेचुरल यूरेनियम खाता है। नेचुरल यूरेनियम इज कंज्यूम्ड बाय, कौन खाएगा? जो एनर्जी बनाते हैं। इसके रिएक्टर अलग हैं, जिन्हें हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के द्वारा ये नेचुरल यूरेनियम कंज्यूम किया जाता है, और इससे हमें पावर भी मिलती है, पावर इज प्रोड्यूस। लेकिन ये पावर ज्यादा नहीं होती, कम होती। अब इसके जो वेस्ट होते हैं, ये वेस्ट चला जाता है कहां? सेकंड स्टेज में, और वेस्ट में होता है सेमी फिसाइल यूरेनियम। तो जो नेचुरल यूरेनियम था वो सेमी फिसाइल यूरेनियम में बदल गया। अब यहां पर फ्यूल कम पड़ेगा, तो ये तो वेस्ट मिला हमें फर्स्ट स्टेज से। अब यहां हम लोग थोड़ा थोरियम ऐड कर देते हैं जो हमारे देश में है। कौन सा थोरियम? नेचुरल थोरियम इज एडेड। यहां हम लोग थोरियम यूज कर लेंगे। अब जब ये नेचुरल थोरियम हमने ऐड कर दिया, यहां भी वही न्यूक्लियर फिशन होगा, और न्यूक्लियर फिशन से हमें पावर मिलेगी। जैसे यहां, तो यहां भी हमें पावर यानी बिजली मिलती है, पावर इज प्रोड्यूस। अब इससे जो वेस्ट होगा वो थर्ड स्टेज में चला जाएगा। दिस इज द फिसाइल थोरियम। यही जो नेचुरल थोरियम है वो सेमी फिसाइल यूरेनियम के साथ डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, और फिसाइल थोरियम में बदल जाता है। अब यहां पर हम लोग नेचुरल थोरियम फिर ऐड करेंगे, और ये जो नेचुरल थोरियम यहां ऐड किया जाएगा
तो इससे हमें अब बड़ी मात्रा में पावर मिलेगी, और पावर के साथ साथ ये जो नेचुरल थोरियम है ये फिर से सेमी फिसाइल यूरेनियम में बदल जाता है, और यही सेमी फिसाइल यूरेनियम ये फिसाइल थोरियम में चेंज होता है। इस तरीके से ये सेमी फिसाइल को फिसाइल में बदलते रहते हैं। फिसाइल वो मैटर होता है जो जिसके न्यूक्लियाई टूट सकते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड फिसाइल मैटर। जो विखंडनीय पदार्थ है फिसाइल मैटर है, वही तो वास्तव में क्या है, फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल। और जो फ्यूल प्रोड्यूस करे उसी को हम लोग ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। लेकिन ये पावर भी दे रहा है, तो जो पावर भी दे और फ्यूल भी दे, यही तो हमारा कल्पक्कम मिनी रिएक्टर है, दैट इज कॉल्ड कामिनी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सुनते ही रहेंगे। आपके लिए बीपीएससी के लिए यहां प्रश्न यह हो गया, पहला बहुत सिंपल कि न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम भारत में कब शुरू किया गया, तो दिस इज द 3 अगस्त 1954। हाँ, ये भी बनता है। यहां से सेमी फिसाइल मैटर या यूरेनियम बनते हैं। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में ये रहता है, इट हैज आल्सो द प्लूटोनियम। ये भी सेमी फिसाइल है, लेकिन हम लोग ज्यादातर डिक्लेयर इसी को करते हैं क्योंकि जो प्लूटोनियम होता है इट इज वेरी इजी टू चेंज इनटू द एटॉमिक बम, और इस सबका यूज अगर हम लोग आसानी से अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने में कर सकते हैं। तो मोस्टली जो न्यूक्लियर वेपन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। अगर हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है, मिसाइल वेपन, तो किसका यूज करेंगे, प्लूटोनियम का। और शायद आप इसीलिए पूछ रहे होंगे क्योंकि हम लोगों को ये तोड़फोड़ वाली बातें जल्दी समझ में आती। यहां पर हम थोड़ा सा थोरियम जरूर मिलाएंगे, नेचुरल थोरियम, ताकि यहां सफिशिएंट अमाउंट में फ्यूल मिल सके। तो स्टेज टू स्टेज हम शुरू करते हैं कहां से, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से। उसके बाद हम लोग ये कामिनी या इंदिरा गांधी सेंटर में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भी यही काम होता है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। अब आप लोग यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं फ्री के लिए, सफिशिएंट कंटेंट। एनरिच्ड मींस होता है कि नेचुरल के बजाय जब हम उसे साफ कर ले, तो एनरिच्ड यूरेनियम हम किसे कहते हैं वो थोड़ा डिफरेंट इशू है। तो जहां भी 0.7% से ज्यादा अगर यूरेनियम है कहीं, दैट यूरेनियम इज कॉल्ड द एनरिच्ड यूरेनियम। यानी जिस मिनरल में हमने एनरिच्ड यूरेनियम, ये है द मिनरल कंटेनिंग, मिनरल मींस नेचुरल होगा, यूरेनियम मोर देन 0.7% इज कॉल्ड एनरिच्ड यूरेनियम। ये एनरिच्ड यूरेनियम। और ऐसा यूरेनियम जिसे हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं, यहां बहुत सारी चीजें हैं, अब आप इसमें जितना एंटर करें, दैट इज कॉल्ड येलो केक। ये है। तो ये जो यूरेनाइट होता है इट इज येलो इन कलर। अगर आप किसी देश से यूरेनियम खरीदते हैं तो किस नाम से उसकी खपत आती है, तो दैट नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग नेम, येलो केक। ये है। तो डिप्लोमेसी में यहां से हमें जो मिला वो क्या मिला, ये तो कोई भी यूरेनियम जिसमें 0.7% से ज्यादा हो जाए उसे हम एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। तो एनरिच्ड यूरेनियम क्या हो गया, थोड़ा सा साफ किया हुआ यूरेनियम है। फिर यूरेनियम होता है फिसाइल, सेमी फिसाइल और नेचुरल। तो यहां जो पहली स्टेज होती है, यहां नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं। और इंडिया किसको यूज कर लेता है, इंडिया तो उस मिनरल को भी यूज कर लेता है जिसमें 0.7% के आसपास हो। क्लियर, ये। तो इसको आप समझ लीजिए, सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, एनरिच को कल्चर्ड यूरेनियम समझ लेते हैं। कल्चर्ड यूरेनियम होता है, वो होता है यूरेनियम 235। अब हमें साइंस नहीं पढ़ानी थी, इतना आप लोग साइंस में जानते होंगे, जिसे हम नेचुरल यूरेनियम कहते हैं। दिस इज द यूरेनियम 238। फिर ये नॉन फिसाइल होता है, तो नेचुरल यूरेनियम टूटता नहीं है, इसीलिए इसे हम नॉन फिसाइल कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे कोक के साथ थोड़ा गर्म कर दें, अगर नेचुरल यूरेनियम को कोक के साथ रखा जाएगा तो गर्म होकर थोड़ा टूटने लगता है, तो इट इज, अब हमें हीट और एनर्जी दोनों मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड सेमी फिसाइल। फिर आता है सेमी फिसाइल, सेमी कल्चर्ड। सेमी कल्चर्ड जो यूरेनियम है इट इज कॉल्ड यूरेनियम 234।
then cultured uranium, दिस इज कॉल्ड यूरेनियम 235। अगर इस पर हम अब अगर अटैक करेंगे न्यूट्रॉन का कल्चर्ड यूरेनियम पर, तब ये टूटता है। तो ये इस चीजें आपको साइंस से रिवाइज करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो ये चीजें आप लोग साइंस से भी रिलेट करके इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में साइंस का काफी अच्छा एरिया आता है। तो यहां हम लोगों ने केवल न्यूक्लियर रिसोर्स की बात की। रिसोर्स मतलब वो स्वरूप जिसका हम यूज कर सकें, और यूज करने के लिए तो इंडिया न्यूक्लियर रिसोर्स को डेवलप करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाता है? तो दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इसी को हम कहते हैं। और जैसे ही हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना होती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनता है, उसी दिन से शुरू हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो एनर्जी प्रोग्राम कह लें या पावर प्रोग्राम कह लें। बस ज्योग्राफी में बस इसका इतना यहाँ नाम मेंशन करना था, लोकेशन मेंशन करनी। ठीक, कल्चर्ड तो हमेशा बहुत एनरिच्ड होता है, उसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब अगर प्री में क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम कितना हो सकता है एनरिच्ड में, तो दैट इज 0.7, ये है राइट। लेकिन हर एनरिच्ड यूरेनियम क्या नहीं होता? कल्चर्ड नहीं होता। तो एनरिच्ड मतलब ये हो जाता है जिसमें यूरेनियम का जो परसेंटेज है वो बढ़ा दिया गया है। तो ऑलवेज एनरिच्ड इज नॉट व्हाट? एनरिच्ड हमेशा फिसाइल नहीं होता। तो एनरिच्ड यूरेनियम को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहे तो अब ऐसे साफ साफ लिख लीजिए। एनरिच्ड यूरेनियम जिसे हम लोग खरीदते हैं येलो केक के नाम से, तो इट मे बी द नॉन फिसाइल, इट इज सेमी फिसाइल, मे बी द फिसाइल। फिसाइल मींस जो न्यूट्रॉन के अटैक से टूट जाए। जो नॉन फिसाइल है इसी को हम लोग नेचुरल यूरेनियम कहते हैं। इसको अभी हमने आपका फार्मूला बताया था। इसे हम सेमी फिसाइल को सेमी कल्चर्ड कहते हैं, और इसे हम कल्चर्ड कहते हैं। ये है संवर्धित, अर्धसंवर्धित और प्राकृतिक। इनके साइंस में फार्मूले भी अलग अलग हैं। 92 सब में होगा क्योंकि यूरेनियम है। ये है। अब इससे ज्यादा यहां हम आपको ज्योग्राफी में नहीं बताएंगे। बाकी आप चीजें साइंस टेक वाले सर से पढ़िएगा, उनका एरिया। क्लियर हो गया? ये है। तो एनरिच्ड यूरेनियम कोई भी हो सकता है। तो यूरेनियम का जो परसेंटेज होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। यूरेनियम परसेंटेज इज इंक्रीज। और अगर ये बढ़ जाए तो इट इज कॉल्ड एनरिच्ड। इसलिए कई लोग कल्चर्ड को या फुली फिसाइल को ही सबसे एनरिच्ड मानते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, 0.7% से अगर ज्यादा है तो एटलीस्ट 0.7% है, तो वो एनरिच्ड यूरेनियम। ओके, अब इसके आगे हम लोग अब इस टॉपिक पर कोई खास डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग अगले अपने चैप्टर पर आते हैं। तो दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया। भारत में परिवहन प्रणालियां। और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो ये डाउट सिखा को क्लियर हो गया कि कल्चर्ड यूरेनियम और एनरिच्ड यूरेनियम एकदम सेम नहीं होते हैं, लेकिन सेम भी हो सकते हैं। क्योंकि एनरिचमेंट का जो कंसेप्ट है वो आपको पूरा समझना चाहिए था। तो अब आप लोग जितने ये करंट वाली चीजें हैं और वो चीजें आप अपने एक्सपर्ट से, जो कंसर्न एक्सपर्ट है, उनसे डिस्कस करें। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ना ज्योग्राफी से रिलेट है उतना आपको बता देंगे। रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, इन सब में प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कुछ खास चीजें आती है। ये सब मिलकर के क्या कहे जाते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। और कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दैट इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कहीं भी हो तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर टेकन एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी किसकी मांग रखता है? इकोनॉमी हमेशा चीपर ट्रांसपोर्ट की मांग करता है, ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम आए। इकोनॉमी नीड्स कम लागत वाला चीपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हो गए। तो अब चीपर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है दैट इज द वाटरवेज। वाटरवेज आर चीपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
तो जो हमारे जलमार्ग हैं वो सबसे सस्ते हैं। अब जो वाटरवेज में अगर बात करी जाए तो हम लोग दो तरह के बताएंगे वाटरवेज। 3 रूट्स हैं और इनलैंड वाटरवेज। तो एक तो समुद्री मार्ग हो गए और दूसरे हमारे जमीन में चलने वाले तो इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में रिवर्स और कैनाल्स आते हैं। ये दो चीजें हो सकती है। सी रूट में मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट बाहर से सामान मंगाना और बाहर भेजना, ये वास्तव में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है। मेजर पोर्ट्स आर फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट या फॉर एक्सिम पर्पज। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उद्देश्य के लिए। तो अगर इकोनॉमी को फ्लोरिश करना है तो हमें इन पर भी ध्यान देना होगा। तो इंडिया हैज टू डेवलप द माइनर पोर्ट्स एज वेल एज इंडिया हैज टू डेवलप द इनलैंड वाटरवे। और जिनके पास ये दो चीजें डेवलप हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमी वाले। क्लियर? अच्छा, टॉपिक आसना साइक्लोन पर है। ओहो, हमने सोचा वो साइक्लोट्रॉन है, मैंने पढ़ाई नहीं था। चलिए वो साइक्लोन पर आपको करंट के डेवलपमेंट बता देंगे लास्ट में। जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनके नाम कैसे रखे जाते हैं वो उसका मुद्दा है। क्लियर? आज हम लोग अपना ये ट्रांसपोर्ट कर लें, फिर एक सीधा क्लास डाउट वाला रख लेंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की, तो हम लोगों को जो ज्यादा आप सिग्निफिकेंस या हम महत्व देंगे वो इन पर देंगे। तो द मॉडर्न सेंस में जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में डेवलप होता है तो भारत में कॉलोनियल रूल है और जो कॉलोनियल पावर है वो भारत से मिनरल्स को अंदर से खींच करके पोर्ट पर लाना चाहते हैं। इसलिए इंडिया में इंफेसिस दो पर आया, एक तो रेलवे पर और दूसरा रोडवेज पर। तो ये तो हमारी डिमांड है आज की कि हम वाटरवे को डेवलप करें। लेकिन जो हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री है, जो औपनिवेशिक इतिहास है, उसने हमें दो चीजें विरासत में दी, एक रोडवेज और दूसरा रेलवेज। ये बात सबको समझ में आ गई? तो द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। नोट कर लें, colonial history या colonial rule in India let down the foundation of roadways and railways, road and railways। तो भारत में जो औपनिवेशिक इतिहास है या उस शासन में इनकी आधारशिला रखी गई, तो हम लोग अब वहीं से एक क्रम से पढ़ना शुरू करेंगे और करंट की ओर चलते जाएंगे जितना जरूरी है इस एरिया में। तो नाउ कम टू द रोडवेज। तो अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, भारत में सड़क परिवहन जिसे हम कहते हैं, सड़क परिवहन, तो जो मॉडर्न सेंस में सड़क कब इंडिया में डेवलप होती है ये देखना है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भारत में रोड ट्रांसपोर्ट का आधुनिक स्वरूप में जो विकास शुरू हुआ, रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न सेंस वाज प्रैक्टिकली डेवलप्ड इन इंडिया इमीडिएटली बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि भारत ने दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद की है संसाधनों से, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो और चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो। तो इंडिया सपोर्टेड द ब्रिटिश पावर इन द बोथ वर्ल्ड वॉर बाय इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड बाय द ह्यूमन रिसोर्स। अब देश में लोगों को आना जाना है या मटेरियल आना जाना है, तो उसके लिए ठीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भारत में रोड ट्रांसपोर्ट का विकास आरंभ हो जाता है। तो फॉलोइंग प्लान्स वर ड्रॉन टू बिगिन द मॉडर्न रोडवेज इन इंडिया। भारत में आधुनिक सड़क मार्गों के विकास के लिए निम्नलिखित प्लान रेखांकित किए गए या बनाए गए। तो जो पहला प्लान है नागपुर प्लान, इट इज, तो ये नागपुर प्लान कब आ गया था? 1943 का है ये। इसी नागपुर प्लान ने ही देश में कितने तरह की सड़कों की संकल्पना दी है। तो नागपुर प्लान ने हम लोगों को 4 प्रकार के रोड्स बताए हैं: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट या सिटी रोड्स, डिस्ट्रिक्ट और सिटी रोड्स एंड विलेज रोड्स। तो ये 4 तरीके के हमें क्या मिलते हैं? रोड्स इंडिया में हैं, किस प्लान के तहत आ रहे हैं चारों प्रकार के ये रोड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चारों प्रकार के सड़कों का नाम नागपुर प्लान में दिया गया है, जो 1943 में बना था। अब क्लियर हुआ? तो नागपुर प्लान ने कहा था देश में इतने लाख, लगभग 2 लाख किलोमीटर की लंबाई तक क्या डेवलप कर देंगे? मेजर रोड, और 3.3 लाख किलोमीटर तक दूसरे रोड का, अन्य सड़कों का विकास किया जाएगा। लेकिन ये टारगेट मिला नहीं। फिर उसके बाद 1961 में भारत ने अपना, ये आजादी के बाद का मामला है,
20 ईयर प्लान इन 1961, इसमें भी सड़कों की लंबाई बढ़ाने की बात कही गई। जो मेजर रोड्स हैं उनको 6.56 लाख तक ले जाना और अदर रोड्स को इतना ले जाना। इन्हें बस पढ़कर के छोड़ देना है, याद नहीं करना है ये डेटा। आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना होगा कि अगर 1943 का नागपुर प्लान बात आती है तो दैट इज बाय द ब्रिटिश रूल। फिर उसके बाद सड़कों के निर्माण के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया में 20 ईयर प्लान बनता है, इट इज ऑफ 1960। हो गया। तो ये थोड़ा बहुत यहां हम लोगों को बैकग्राउंड ध्यान रखनी है। फिर सड़कें हमारे यहाँ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी बनाई गई है। रोड्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? इन 1978 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन लागू हुआ इन 1980, क्योंकि 2 साल के लिए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर जाती है। क्योंकि 78 और 80 के बीच इमरजेंसी है, चुनाव है, तो ये पूरा जो रूरल डेवलपमेंट प्लान है वो काम नहीं कर पाता है। तो 1980 से ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी स्कीम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जवाहर रोजगार योजना, कमांड एरिया डेवलपमेंट जिसमें नहरों के किनारे नालियां, सड़क, ये सब बनाना, ये सब शुरू हुआ, जिससे सड़कें भी बनी और अन्य सुविधाएं भी चली। और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इन सबका मतलब था टू कनेक्ट द ऑल विलेजेस विद मिनिमम 1500 पॉपुलेशन टू ऑल वेदर रोड्स। सभी बड़े गांव जिनकी आबादी कम से कम 1500 है, उन्हें इस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सड़कों से जोड़ दिया जाए। सड़कें कैसी हो, टिकाऊ, बरसात में भी काम कर सके, ऑल वेदर रोड्स होने चाहिए। लेकिन जब सरकार के पास पूंजी कम पड़ती है तो वो प्राइवेट सेक्टर की मदद लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर से बिल्ड बना के देंगे, चला भी देंगे, और फिर जो अपना निवेश किया है उसको निकालने के बाद भारतीय जनता को, यानी कि भारत की जो सरकार है, उसको वापस कर देंगे, ट्रांसफर, हस्तांतरित कर देंगे। ये नीति अभी भी चल रही है। इसके अलावा भी सरकार अपनी जो पूंजी जुटाती है ताकि रोड्स बना सकें, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेंट्रल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्ट। ये आया, इससे पूंजी जुटाने की बात करेगी सरकार। और आपको अटल जी के शासनकाल में ये कहा गया कि हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर अतिरिक्त चुंगी लगाई दी जाएगी और उससे जो पूंजी आएगी उससे नेशनल हाईवेज या उन सबके लिए, सड़कों के विकास के लिए पैसा जमा किया जाएगा। ये सब हमारे आर्थिक विकास के भी मुख्य पहलू है। इन्हें प्रीलिम्स में सिर्फ सुनकर के छोड़ दें, लेकिन एक आउटलाइन पता रहनी चाहिए कि अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन इधर से आता है, ये क्रम है, तो सबसे पहले क्रम में क्वेश्चन क्या बनेगा? आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में 20 ईयर प्लान के बाद रूरल डेवलपमेंट प्लान के तहत सड़कें बनी, देन बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर सिस्टम के तहत बनी, जिसे बॉट कहा जाता है। इसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया गया। प्राइवेट ऑपरेटर्स वर इनवाइटेड फॉर बॉट, इसके लिए रोड और ब्रिज, सड़क और पुल बनाने के लिए। इवन नेशनल हाईवे एक्ट वाज अमेंडेड, नेशनल हाईवे एक्ट में भी संशोधन किया गया टू अचीव द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर से निवेश लेने के लिए नेशनल हाईवे एक्ट में भी संशोधन किए गए ताकि देश में सड़कों का एक जाल बिछाया जा सके। तो ये सारे नोट्स आपके पास जो लिखे हुए हैं आसानी से पहुंच जाएंगे, इनसे आप समझ सकते हैं, ज्यादा यहां लिखने की जरूरत नहीं। अब बात आती है कि देश में जो सड़क निर्माण के लिए यहां से शुरुआत हुई, तो नाम सुना होगा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और स्टेट लेवल पर हम लोग कहते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, और इसे कहा जाता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सीपीडब्ल्यूडी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ये कब था, कब से अस्तित्व में है? तो इन द सर्विस ऑफ नेशन, ये देश की सेवा कब से कर रहा है? सिंस द 1854, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सीपीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई थी? तो सीपीडब्ल्यूडी की जो स्थापना हुई थी वो डलहौजी के रिजीम में हुई थी। डलहौजी उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जुलाई 1854 ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल थे। अब धीरे धीरे सीपीडब्ल्यूडी जो है बहुत विकसित हो गया है। तो सीपीडी हैज ग्रोन इनटू अ मल्टी फैसेटेड, बहुआयामी, एक काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। और बहुत ही यहाँ पर उच्च कोटि का हमें कंस्ट्रक्शन करना हो, चाहे सड़क का हो या बिल्डिंग्स का हो, ये सारे काम सीपीडब्ल्यूडी करता है। तो मल्टी फैसेटेड, कंप्रीहेंसिव कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस और मैनेजमेंट एजेंसी है ये। इसके पास लोक निर्माण की यानी कंस्ट्रक्शन की सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग होती है, आर्किटेक्चर की कैपेबिलिटी है, और यहां तक कि प्लांटेशन और बागवानी की भी क्षमता है। समझ में आएगा आपको कि जो राष्ट्रपति हाउस में जो गार्डन है, और खुद राष्ट्रपति हाउस किसके द्वारा बनाया गया है? सीपीडब्ल्यूडी। तो सीपीडब्ल्यूडी को हम लोग 3 चरण में बांट सकते हैं। आजादी के पहले सीपीडब्ल्यूडी ने क्या क्या किया? तो सीपीडब्ल्यूडी जहां से शुरू हुआ वो वास्तव में अजमेर में लोगों को रोजगार नहीं था, तो लॉर्ड डलहौजी ने वहां रोजगार जनरेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया। उसमें से आज भी मेयो कॉलेज अजमेर, ये सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया था। शिमला की जो पुरानी लॉर्ड डलहौजी के समय की बिल्डिंग्स हैं, जिन्हें हम इंपीरियल शिमला कहते हैं, वो हमारा आज का राष्ट्रपति भवन, ये भी पार्लियामेंट हाउस जो पहले वाला था उसकी बात कर रहे हैं, और लिटियंस दिल्ली, ये सब सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा ही बनाए गए। उसके बाद देश आजाद होता है, तब भी ये बहुत सारे काम करता है, तो उतने सारे काम लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं
सब CPWD ने बनाए हैं, लेकिन हम लोग याद रखें जैसे स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है श्रीनगर वाला है, जैसलमेर वाले हैं, IIT खड़गपुर है, इन सबका निर्माण बिल्डिंग का CPWD के द्वारा किया गया। तो CPWD केवल रोड और ब्रिज ही नहीं बनाता था, बहुआयामी निर्माण करता था, मल्टी फैसेटेड, और कंप्लीट करता था, कंप्रीहेंसिव जो भी चीजें। अब अगर बात आती है आजादी के पोस्ट लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के बाद, तो जब उदारीकरण प्रारंभ हो गया यानी 1990 के बाद, उदारीकरण के पश्चात अगर देखें तो सुनामी आ गई देश में। तो सुनामी से विस्थापित लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन वर्क इसी के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसको याद रखना बहुत ज्यादा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PWD की नहीं है, ये किसके अंतर्गत आती है? CPWD। और RSBY इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार का है वो भी CPWD के ही अंतर्गत आता है। ये दो क्वेश्चन इस समय इंपॉर्टेंट। बाकी जो है यहाँ हिस्ट्री से है, एक सिलसिले में हम लोग देख लिया कि जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं तो मोटी मोटी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग इससे आगे चलें तो बॉर्डर पर जो सड़कें बनती हैं उसके लिए है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन पर यही एक क्वेश्चन बनेगा कि ये कब बना। यहां पर बहुत सारा जो कंटेंट है हमने लिख दिया है कि आप लोग स्लाइड से घर पर और आसानी से नोट कर सकें। तो BRO वाज फॉर्म्ड ऑन 7 मई 1960, ये बना, ये इसकी डेट हो गई। टू सिक्योर द इंडियाज बॉर्डर एंड डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज, और ये नॉर्थ इंडिया में, हिमालय में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करता है और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये स्थापित किया गया, बनाया गया। कब बना? व्हेन इट वाज मेड इन द 1960। ये सारी फैक्ट आपको अब लिखने नहीं पड़ेंगे, इसलिए इन सबको हमने बना दिया। यहाँ जो इमेज आपको दिख रही है ये अटल टनल दिख रहा है, यानी BRO ने बहुत ऐसी चीजें बनाई हैं जो उल्लेखनीय हैं, इन्हें हम BRO के मार्वल्स कह सकते हैं। यानी BRO के द्वारा सीमा सड़क संगठन के द्वारा किए गए उत्कृष्ट निर्माण कार्य, सीमा सड़क संगठन के उत्कृष्ट निर्माण कार्य। इसमें हम लोग कम से कम जो अभी साल 2 साल के हैं उन्हीं की बात करें, क्योंकि प्रीलिम्स में हमको यहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी और चीजें आप करेंट से भी जोड़ सकते हैं। मार्वल्स मींस उत्कृष्ट, BRO के यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा किए गए कार्य हैं। कौन कौन है ये? अटल टनल, तेला टनल, ये उमिंग ला है लद्दाख बॉर्डर पर, तिसेरी रिवर ब्रिज, कर्नल चेवांग रिंगसेन सेतु, उज ब्रिज, बसंतार ब्रिज, नेचीफू टनल, और ये ब्रह्मपुत्र टनल, ये अभी अंडर प्लानिंग। ये चीजें थोड़ी यहां पर हम लोगों को देख लेनी है, क्योंकि इससे ज्योग्राफी में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनडायरेक्टली तो ये समझ में आएगा कि ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर के हैं, लेकिन ये फैक्ट हमें किसमें काम आ जाएंगे, इसको पढ़ किसके सहारे से लें? BRO की मदद से पढ़ लें। तो अटल टनल की अगर हम बात करें तो अटल टनल की लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है ये अटल टनल। अटल टनल हैज ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिन्हें आप लोग गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में कहते हैं। इसे गिनीज रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो गिनीज रिकॉर्ड्स हैं, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अब 10,000 फीट। ऐसे तो और लंबी टनल्स हो सकती हैं, लेकिन 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह सबसे लंबी टनल है। इसकी बात है ये अटल टनल। आप लोगों ने इस सबको पढ़ा भी होगा, जो लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तब अब बात आती है कि ये टनल के लिए है कहां पर, कौन सा ये दर्रा है? तो ये रोहतांग दर्रे पर है। किस दर्रे के पास है अटल टनल? तो यहां साफ साफ लिख लें, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास को देख करके एक और यहां से कौन सी नदी निकलती है? ब्यास। तो दूसरी ओर कौन सी यहां से नदी निकलती है? चिनाब, चिनाब की चंद्रा। दोनों नदियों के पानी को अलग करने का काम, यानी वाटर शेड का काम कौन करता है? रोहतांग पास। तो रोहतांग पास इज अ वाटर शेड बिटवीन द चंद्रा यानी लाहौल और स्पीति क्षेत्र में, और ब्यास यानी कुल्लू क्षेत्र। तो चंद्रा तो ऐसे नॉर्थ की ओर चली जाती है, और जो कुल्लू वैली में इधर ये ईस्ट की ओर, सॉरी वेस्ट की ओर बहने लगती है आपकी, वो है ब्यास नदी। तो इस दर्रे को सबसे पहले डॉक्टर JB ऑर्डन ने देखा था, जो इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे के हेड थे, GSI। उन्होंने कहा था कि यहां अगर एक टनल बना दी जाए तो काफी चीजें आसान हो सकती हैं। द प्रपोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल अक्रॉस द रोहतांग पास वाज कंसीव्ड इन 1942। रोहतांग दर्रे पर एक टनल होनी चाहिए, इसका आइडिया और प्रपोजल सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया? वो 1942 में GSI के प्रोफेसर है डॉक्टर JB ऑर्डन, इन्होंने रखा था। ये एक वाटर सेट है, लेकिन यहां पर जो काम, जो कहते हैं ना उद्घाटन का जो पत्थर है, वो जो फाउंडेशन स्टोन है, वो 2002 में जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैं तब रखा गया।
तो उद्घाटन का पत्थर तो रख गया 2002 में, काम नहीं हुआ। काम कब शुरू हुआ? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काम शुरू किया 4 मार्च 2010। 4 मार्च 2010 को इसका निर्माण कार्य बीआरओ ने शुरू किया और वो दिन पीएम मोदी ने इसे 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया। तो अटल टनल कहां है? प्री का क्वेश्चन सिंपल हो गया, रोहतांग पास ये है। और रोहतांग पास के बाद इसमें पड़ता है ये रोहतांग पास, तो माउंटेन रेंज कौन सी है? तो दैट माउंटेन रेंज इज पीर पांजाल। हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय में कई माउंटेन पासेस पढ़े हैं, लेकिन कभी कभार हिमालय के आंतरिक भागों से जैसे पीर पांजाल रेंज है, यहां के भी दर्रे पूछ लिए जाते हैं। तो सभी दर्रे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ वो ध्यान रखने हैं जो अंदर के भागों को जोड़े। जैसे हाजी पीर पास, ये पीओके में पड़ता है इस रेंज में, पीर पांजाल में ही है। बनिहाल पास ये जे में, पीर पांजाल पास ये भी जे में, रोहतांग पास जे में। तो हम लोगों ने कितने पास नोट कर लिए जो किसमें है? पीर पांजाल रेंज में है। हाजी पीर, बनिहाल, पीर पांजाल और रोहतांग। और रोहतांग पर क्या है? कौन बैठा हुआ है रोहतांग पास पर? अटल टनल हैज बीन बिल्ट। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो क्वेश्चंस हैं हमारे बन सकते हैं। तो इन सब पर आपसे एक फिजिकल ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन यहां बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो दर्रा है वो पीर पांजाल में अवस्थित नहीं है। तो आप लिख सकते हैं विच वन पास इज नॉट लोकेटेड इन द पीर पांजाल रेंज। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट लोकेटेड इन पीर पांजाल रेंज। तो पीर पांजाल रेंज में कौन अवस्थित नहीं है? ए हाजी पीर पास, बी बनिहाल पास, सी उमिंगला, और रोहतांग। इसे आप आसानी से भी कर सकते हैं। क्या हो गया? तो हाजी पीर पास, बनिहाल पास, उमिंगला, इसका आंसर क्या होगा बताइए? उमिंगला। उमिंगला कहां पर है? लद्दाख और तिब्बत बॉर्डर पर है। तो उमिंगला कहां पर लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड एट लद्दाख तिब्बत बॉर्डर। तो आंसर भी आपका क्या हो गया? उमिंगला पास। चलिए हम लोगों ने एक इससे खास स्थान से क्वेश्चन को कैच करने की कोशिश की। अब अगर बात आ जाए कि हम लोग जिसको पढ़ रहे थे अटल टनल, इससे रिलेटेड कि जिस स्थान पर अटल टनल बनी है उसका सबसे पहला जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया? तो वो है डॉक्टर जेबी पाटिल। दूसरा यहां बन सकता है कि जो रोहतांग पास है वो किन दो नदियों के बीच वाटर शेड है या किन दो घाटियों के बीच वाटर शेड है। तो आप एक और क्वेश्चन यहां लिख सकते हैं, रोहतांग पास इज अ वाटर शेड बिटवीन, और चर्चित पास है ये। ऑप्शन ए स्पीति वैली एंड लाहुल वैली, बी लाहुल स्पीति वैली एंड कुल्लू वैली। नेक्स्ट कुल्लू वैली एंड कश्मीर वैली। नेक्स्ट नन ऑफ द अबव। बताइए क्या टिक करेंगे? हाँ अभी पढ़ लिया है, अब हम लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड यहां थोड़ा सा ऐसे मैप बना लेंगे कि ये मान लो कौन सी रेंज है, ये पीर पंजाल है। ये एक डायग्राम बना लिया। ये पीर पंजाल रेंज। इस पीर पंजाल रेंज में हमें यहां पर जो कट दिख रहा है जिससे होकर के लोग आ जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बनिहाल पास।
इसे हम बनिहाल दर्रा कहते हैं। अब इस बनिहाल पास से यहां से जो रिवर निकल के चली जाती है इस कॉल्ड चंद्रा, और इधर से जो नदी आती है भागा, दोनों जब मिल जाती हैं चंद्रभागा, चंद्रभागा को ही चिनाब कहते हैं। हो गया ये। तो इन सभी पॉइंट्स को, बहुत सारे पासेस हैं लेकिन कुछ पासेस हमने आपको बताए थे जो ट्राइपार्टाइट जंक्शन पर हैं, उन्हें ध्यान रखना। और ये थोड़ा जहां पर बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्शन का काम किया है उसको। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमने आपको बता दिया कि आजादी के बाद बना है, और सीपीडब्ल्यूडी आजादी से यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में बना था। तो ये बनिहाल पास है। तो बनिहाल पास पीर पंजाल के किस भाग में स्थित है? इन विच पार्ट बनिहाल पास इज लोकेटेड? बताइए, बनिहाल पास पीर पंजाल के किस भाग में है? बनिहाल पास इज लोकेटेड। अब ये बहुत स्पेसिफिक चीजें आती हैं, तो वो स्पेसिफिक चीजें फिजिकल ज्योग्राफी से नहीं हो रही हैं प्रेरित, ये आपके ट्रांसपोर्ट या करंट चैप्टर से प्रेरित हो रही है, वहां से आ रही। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन द ए ऑप्शन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, बी ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, सी वेस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल, डी ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल। क्या टिक करेंगे? बताइए किसमें है ये? ये तो रेंजेस तो पढ़ाई है हमने। बिल्कुल सही। किस पार्ट में है? ईस्टर्न पार्ट में। ज्यादातर लोगों ने सही बताया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल। चलिए हम लोग यहां से जैसे सिंपल सा ये यहां मैप बनाते हैं ना, एंड के हो गया, ये यहां हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय बना लिया, ये यहां पर पीर पंजाल बना लिया, ये है पीर पंजाल। तो हमें ये दर्रा कहां दिखाई देगा? ये यहां है। तो इस जगह पर ये मिलेगा पास, दिस इज द बनिहाल पास लोकेटेड इन पीर पंजाल ईस्टर्न पार्ट। क्योंकि आगे जब बढ़ जाएंगे तो लेसर हिमालय का ये हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? ये जो येलो कलर का यानी लेसर हिमालय है, इसका नाम क्या है? बताइए। एक और इसके क्या पड़ेगा बनिहाल से? ये देखिए इसका एरिया आ जाएगा, ये एंड के इधर, ये किसका एरिया शुरू हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश। नॉर्थ में क्या रहेंगे? लद्दाख। ठीक। और ये नदियां दोनों कहां से निकल कर आती है? कुल्लू में। कौन सी नदी है ये? ब्यास नदी दिल्ली है। लाहौल स्पीति किसकी है? चंद्रा या भागा। ये लो, इनके हमेशा संगम कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश। सॉरी ऑरिजिन, इनका जो ऑरिजिन प्लेस है वो कुल्लू हिल्स यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो इन पहाड़ियों को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू हिल्स। इसी रेंज को हम लोग जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। लेकिन इस रेंज का जो नाम हमने आपसे पूछा है, जरा बताइए, इसे धौलाधर कहा जाता है। कंफ्यूज मत हो जाइए, धौलाधर भी लेसर हिमालय का एक पार्ट है, लेकिन धौलाधर में रोहतांग नहीं है। सॉरी, यहाँ रोहतांग नहीं है। ये रखना है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगले स्लाइड पर चलें। तो हम लोगों ने अटल टनल से रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो कर लिए। अटल टनल के बाद हम लोग देखें तो एक टर्म है अटल सेतु। ये बताइए कहां पर है? तो अटल सेतु ये मुंबई से रिलेटेड मामला है। कागज दिख रहा है, ये मुंबई है अटल सेतु। तो 21.8 किलोमीटर लंबा है। मुंबई ट्रांस हार्बर ये लिंक है, यानी मुंबई और मेन कोस्ट के बीच हार्बर है। तो अगर हम उसे पार कर जाते हैं तो आर पार को हमेशा ट्रांस कहा जाता है, इसे शॉर्टकट में MTHL कहेंगे। इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री सेतु है।
तो अटल सेतु इज व्हाट? लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। किसने बनाया है ये? इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय, ये किसके जेम्स हैं, किसके डायमंड हैं जिसके द्वारा बनाए गए? ये सभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, और खासकर अभी 1-2 साल से चर्चा में है। दूसरी बात आती है सेला टनल, ये भी अभी बहुत जल्दी से ही करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। द टनल कंसिस्ट ऑफ अ लिंक रोड एंड 2 टनल्स, इसमें 2 टनल है, दोनों टनल को जोड़ने वाली लिंक रोड है। टनल 2 इज 1555 किलोमीटर, ये 1555 किलोमीटर लंबी है, लेंथ विद 1 बाइलेन ट्यूब फॉर द ट्रैफिक इन अनदर डेडिकेटेड टू इमरजेंसी सर्विस। तो अगर मान लो अटैक होता है अरुणाचल बॉर्डर पर, तो ये टनल में एक तो आम लोगों के लिए चलने फिरने के लिए रहेगा, दूसरी जो ट्यूब होगी वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। मीनवाइल द टनल 1 इज 980 मीटर लॉन्ग, इतना सबको कोई फैक्ट नहीं पढ़ना है। द 2 टनल्स आर 1.2 किलोमीटर अपार्ट, दोनों टनल के बीच लगभग 1200 मीटर की दूरी है। तो इसको वर्चुअली यानी दिल्ली से बैठे बैठे ही नरेंद्र मोदी जी ने इसे डेडिकेटेड कर दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कब? 24 मार्च 2024। इसलिए इस साल के प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। वंदना रश्मिका अटल सेतु, तो ये न्यूज में रहेगा, तो ये सभी हमारे ट्रांसपोर्ट एरिया से जुड़ी हुई न्यूज रहेगी, जिन्हें आप लोग काफी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो टनल टू प्रोवाइड ऑल वेदर, यहां हमेशा हर मौसम में कनेक्टिविटी रहेगी। कहां तक? तवांग जाने के लिए, और तवांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो एंड इंप्रूव द ईज ऑफ द ट्रेवल फॉर द पीपल, तो लोगों की आने जाने में भी बहुत मदद करेगा सेला टनल। इसलिए अटल टनल और सेला टनल को थोड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो सेला टनल या सुरंग से होने वाले जो फायदे हैं, तो जो एलएसी की दूरी है वो 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। तवांग और दिरांग के बीच की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे लगभग 1.5 घंटे के समय की बचत होगी। ये न्यूज़पेपर में आया तो हमने उसको सीधा इसी पर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आपने देखा होगा लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है, वहां भी चारब्रूक और दौलत बेग, इसे दौलत बेग ओल्डी भी कहा जाता है। तो दौलत बेग ओल्डी ब्रिज, या जो वहां पर आर्मी पर्सन बहुत ही रिप्यूटेड रहे हैं, कर्नल सेवांग रिंसेन सेतु, उनके नाम से इस ब्रिज का नाम रखा गया। ज्यादा लंबा नहीं है, 430 मीटर लॉन्ग है, लेकिन ये लद्दाख में स्थित है, इन लद्दाख। इसे भी बीआरओ ने ही बनाया है इस समय। और अगर चर्चा में देखें तो बीआरओ का तिसेरी रिवर ब्रिज है। ये करीब 200 मीटर लंबा है, बिटवीन द दिबांग वैली एंड सियांग वैली, एंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द बीआरओ अंडर द ब्रह्मांक प्रोजेक्ट। ये ध्यान रखना, ब्रह्मांक प्रोजेक्ट या परियोजना के तहत इसका निर्माण हुआ है। तिसेरी रिवर ब्रिज, तिसेरी नदी स्थित। कहां पर होगा ये? तो जो छोटी पहाड़ियां हैं उनको जैसे ही पार करते हैं अरुणाचल में, तो इसे हम ट्रांस अरुणाचल हाईवे का पार्ट मानते हैं। इट इज द ट्रांस अरुणाचल हाईवे। और ट्रांस अरुणाचल हाईवे का निर्माण होगा किस कार्यक्रम के तहत? तो बीएडीपी। बीएडीपी मींस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बीएडीपी मींस इज कॉल्ड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये देन बीआरओ ने भी इसे भी बनाया। तो बीआरओ ने ये उज ब्रिज भी बनाया। कहां पर है? इन द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के। और इसी तरह बसंतार ब्रिज भी जे&के में है, इन द संबा डिस्ट्रिक्ट। ये अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इन सब का इनॉग्रेशन किया गया है। ये सभी ट्रांसपोर्ट में जो बड़े फायदे हुए हैं किसके द्वारा? ये किसके ज्वेल्स हैं? सभी बीआरओ के। और अगर हम लोग बीआरओ में बात करें तो ये नेची फूड टनल, ये तवांग रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी। इट इज ऑल्सो द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसी का पार्ट। ब्रह्मपुत्र टनल ये प्रपोज्ड है, अभी बनी नहीं है। ये आसाम से शुरू होगी, लगभग 15.6 किलोमीटर लंबी होगी। यहां भी 2 टनल एक जैसी बनेगी, ट्विन टनल, विच विल नॉट ओनली द प्रोटेक्ट द काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर अब आवागमन नहीं होगा और वहां की वाइल्ड लाइफ को ज्यादा अब डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा, बट ऑल्सो बेनिफिट इंडिया स्ट्रेटेजिकली बाय कटिंग द ट्रेवल टाइम बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो यात्रा का समय है उसे कम कर दिया। तो ये चीजें हम लोगों को यहां ध्यान रखनी। इसके बाद हम लोग आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो ये तय है कि किससे रिलेटेड होगी? तो ये देश में हाईवे के निर्माण से संबंधित ये होगा। इट हैज बीन सेट अप इन 1988 बाय द पार्लियामेंट्री इनएक्टमेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पारित करके इसकी स्थापना की गई। तो इट हैज बीन सेट अप इन 1988 बाय द पार्लियामेंट्री इनएक्टमेंट, अधिनियमन के द्वारा। इसका अपना मुख्य काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ निहाई NHAI डेवलपमेंट मैनेजमेंट
मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे का इन्हें निर्माण करना है, यानी विकास करना है, उसका अनुरक्षण मेंटेनेंस करना है और प्रबंधन भी करना है। तो अब इनके लिए क्या चलाया गया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यही इसी पर काम कर रहा है निहाई। इस समय निहाई किस स्टेज में है डेवलपमेंट प्रोग्राम के, 7th फेज में है, 7वें चरण में। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय निहाई, इट इज रनिंग इन द 7th फेज। क्या कर दिया है यहां देखा जाए तो निहाई ने 2014 में अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे की जो लेंथ थी वो थी 91287 किलोमीटर, यानी कि 91,287 किलोमीटर। 2023 नवंबर के क्लोज तक आते आते लेंथ हो चुकी है 1,46,145 किलोमीटर, यानी अगर देखा जाए तो कितनी ग्रोथ हो गई है यहां पर, 60% ग्रोथ इस अवधि में की गई। तो विद इन द 10 years द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हैज बीन इंक्रीज्ड अबाउट 60%। तो इधर 2014 से 10 वर्षों से कम अवधि में लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया has been increased over 60% since the length of national highways in 2014। तो 2014 में जो लंबाई थी नेशनल हाईवे की उससे 60% से ज्यादा की ग्रोथ निहाई ने कर रखी। और उधर अरुणाचल बॉर्डर की ओर जहां पर चाइना का जो थ्रेट है वो बढ़ सकता है और हमारी मेनलैंड से दूरी पड़ती है, तो चाइना बॉर्डर एरिया और उस फ्रंटियर रीजन में भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बढ़ाने के लिए कई टनल बनाए, जिसमें स्टेला टनल बहुत इंपॉर्टेंट और अभी ब्रह्मपुत्र टनल को भी प्रपोज किया गया है, इसलिए ये सभी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आज के हम लोग डेटा को देखें तो लेंथ ऑफ रोड की बात करें तो कैटेगरी में जो नेशनल हाईवे है हमारे, उनकी जो लेंथ है वो अभी पड़े हैं 1,46,145, जो देश की कुल लंबाई जो है शेयर ऑफ, शेयर मींस परसेंटेज ऑफ टोटल रोड लेंथ इन इंडिया। भारत में टोटल रोड लेंथ है उसका केवल 2.3% ही किसके पास है, नेशनल हाईवे के पास है। उसके बाद स्टेट हाईवे की बात आती है, स्टेट हाईवे 1,79,535 और इनका शेयर नेशनल हाईवे से थोड़ा ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स हैं। इनकी जो हिस्सेदारी है दैट इज अबाउट 95%। हम लोग कह सकते हैं कि देश की अभी भी जो 95% सड़कें हैं वो कम चौड़ी हैं, सकरी हैं और उनकी गुणवत्ता बेहतर नहीं। ये तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर फैक्ट से देखनी होती है, इन फैक्ट्स को आप लोग देख लें। और अगर रिमार्केबल अचीवमेंट की बात करी जाए इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, लैंड यानी कि रोड सेक्शन में, तो रोड सेक्शन में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे ये है। तो ये 4 बड़े शहरों को लिंक करता है, आसानी से पहचान गए होंगे ये 4 बड़े शहर। यहाँ क्या हो गया, द दिल्ली, दिस वन इज द कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में ये हमें नजर आता है। तो 4 जो मेजर मेट्रो सिटी हैं इंडिया की, ये उनको कनेक्ट कर रहा है। 4 मेजर मेट्रो सिटीज, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। दिस इज लॉन्गेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन द कंट्री एंड 5th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये देश का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। टोटल लेंथ की अगर हम यहां बात करें तो द टोटल लेंथ 5800 किलोमीटर है। अब ये शुरू कहां से होता है, दिल्ली से नेशनल हाईवे 1 अंटिल इट रीचेस द आगरा। तो आगरा तक ये नेशनल हाईवे 1 के रूप में चलता है। तो यहां जब आप आ जाएंगे तो ये जो प्लेस है दिस इज कॉल्ड आगरा, यूपी। और इतने ट्रैक रूट को क्या कहा जाएगा, NH1, नेशनल हाईवे नंबर 1। तो NH1 से चला, अब फ्रॉम आगरा इट टर्न्स ऑन नेशनल हाईवे 2 टू रीच द कोलकाता। अब ये यहां से आगे बढ़ेगा तो इसे हम नेशनल हाईवे नंबर 2 कहेंगे। कहां पहुंच गया, कोलकाता, क्लियर। ये है फ्रॉम कोलकाता इट गोज ऑन द नेशनल हाईवे 6 टू रीच द चेन्नई। ये है, ये आप आसानी से इन चीजों को कर लेंगे क्योंकि यही आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन फ्रॉम चेन्नई गोज टू 4 टू रीच द मुंबई, और ये यहां से आप मुंबई पहुंचेंगे, दिस इज द NH4। एंड मुंबई टू आप दिल्ली चले जाएंगे, दिस इज NH8। बस इससे देश के
जो मेंस के क्वेश्चन बनने थे वो अब थोड़ा पुराना हो चुका है, इसलिए नहीं बनेंगे। हम लोग कल जो इसके आगे पढ़ेंगे समझ गए होंगे, इंडियन रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। ओके, तो ये सभी आपके फैक्ट्स हैं, लेकिन फैक्ट को सिग्निफिकेंस के हिसाब से आप लोग इन्हें रिकॉल करते रहिए। ऑलराइट, आज इतना।